आज की सबसे बड़ी खबर फीफा वर्ल्ड कप 2026 ईरान, अमेरिका और मध्य पूर्व की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां खेल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ईरान की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को लेकर अपने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अब ईरान की विश्व कप टीम को अपने अगले मुकाबले से 2 दिन पहले अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले टीम को केवल मैच से 1 दिन पहले ही यात्रा करने की अनुमति मिली थी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति और व्यापक समझौते को लेकर बातचीत जारी है और दोनों देशों के संबंध अभी भी बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि ईरान की अंतर्राष्ट्रीय टीम इस समय मैक्सिको के तिजुआना शहर में अपना बेस कैंप बनाए हुए है। टीम बुधवार को सिएटल के लिए रवाना होगी, जहां उसका अगला महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार शुरुआती 2 यात्राओं की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। व्हाइट हाउस फीफा स्टाफ टास्क फोर्स के कार्यकारी निदेशक एंड्री जुलियानी ने कहा कि यदि शुरुआती यात्रा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से ऐसे ही चलती हैं तो लंबी दूरी की यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त समय देना उचित होगा। ये बदलाव पहली नज़र में एक सामान्य खेल प्रशासनिक निर्णय लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक और कूटनीतिक पृष्ठभूमि इसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना रही है। पिछले कई दिनों से ईरान की टीम यात्रा प्रतिबंधों और सुरक्षा नियमों को लेकर लगातार शिकायत करती रही है। ईरानी खिलाड़ियों और अधिकारियों का कहना था कि उन्हें अन्य टीमों की तुलना में अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध की शुरुआत के बाद ईरान ने अपने ग्रुप चरण के मैचों को मैक्सिको में स्थानांतरित करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि मैक्सिको के साथ उसके राजनीतिक संबंध मजबूत हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सका, लेकिन टीम को अपना बेस कैंप अमेरिका के एरिजोना राज्य के टक्सन शहर से बदलकर मैक्सिको की तिजुआना में स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। इसके बावजूद कई टीम अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ सदस्यों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। यही कारण है कि ईरान की टीम लगातार ये मांग कर रही थी कि उसके साथ अन्य टीमों जैसा व्यवहार किया जाए। ईरान के मुख्य कोच और अमीर गालेनोई ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि यात्रा संबंधी प्रतिबंधों ने उनकी टीम को नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पर बेल्जियम के खिलाफ मुकाबलों से पहले टीम को मैच शुरू होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले मेजबान शहर पहुंचने का अवसर मिला था। मैच के बाद उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सबसे अधिक ज़रूरत आराम और रिकवरी की है, क्योंकि परिस्थितियां बेहद कठिन रही हैं। हालांकि फीफा के नियमों के अनुसार किसी भी टीम का मैच से 1 दिन पहले यात्रा करना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 2 दिन पहले पहुंचने की अनुमति भी दी जा सकती है। ईरान की टीम का कहना था कि लंबी यात्राओं और लगातार सुरक्षा जांचों के कारण उन्हें अतिरिक्त समय की ज़रूरत है, ताकि खिलाड़ी नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकें और शारीरिक रूप से बेहतर तैयारी कर सकें। ईरान के कप्तान अली रेजा जहां बख्श ने कहा था कि वे कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि केवल वही व्यवस्था चाहते हैं जो अन्य 47 टीमों को दी जा रही है। इस पूरे विवाद का एक और पहलू ये भी है जो सुरक्षा और राजनीति से जुड़ा हुआ है। ईरान की टीम ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में प्रवेश और निकास की प्रक्रिया उनके लिए बेहद कठिन रही है। टीम के कप्तान मेहदी तारेमी के अनुसार तिजुआना और लॉस एंजलिस के बीच सामान्य रूप से छोटी माने जाने वाली उड़ान में भी उन्हें कई घंटे लग गए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रमुख मार्क वेन मोलिन ने दावा किया कि ईरान ने ऐसे व्यक्ति को टीम के साथ अमेरिका में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जिसका संबंध ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से था। इस आरोप को ईरान फुटबॉल महासंघ ने पूरी तरह झूठ और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इस बयानबाजी ने खेल और राजनीति के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरानी टीम ने सार्वजनिक रूप से युद्ध और राजनीति पर टिप्पणी करने से काफ़ी हद तक बचने की कोशिश की है। कोच अमीर गालेनोई ने साफ कहा है कि टीम यहाँ फुटबॉल खेलने आई है, राजनीति करने नहीं। लेकिन इसके बावजूद टीम ने युद्ध में मारे गए लोगों को याद करने के लिए कई प्रतीकात्मक कदम उठाए हैं। खिलाड़ियों ने अपने जैकेट पर सुनहरे रंग का एक विशेष बैज लगाया जिस पर 168 अंक लिखा हुआ था। ये संख्या उन 168 लोगों की याद में थी, बच्चों की याद में थी, जिनकी मौत युद्ध की शुरुआत में एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल थी। इसके अलावा टीम ने कैलिफोर्निया में अपना मैच खेलने के बाद ड्रेसिंग रूम में एक संदेश भी छोड़ा जिसमें दुनिया के सभी देशों के बीच शांति की अपील की गई थी।
संदेश के साथ हैशटैग 168 और उस स्कूल का नाम भी लिखा गया था जिसे हमले का निशाना बनाया गया था। तिजवाना में अपनी अंतिम ट्रेनिंग के दौरान भी मैदान पर 4 छोटे झंडे लगाए गए थे जिन पर 168 अंक लिखा हुआ था। ये दिखाता है कि टीम अपने देश में हुए घटनाक्रम को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर रही है और पीड़ितों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। अब ईरान का अगला मुकाबला मिस्र की टीम के साथ होना है और इस मुकाबले पर भी लोगों की नज़र बनी हुई है। हालांकि अब ये स्पष्ट नहीं है कि मिस्र की टीम को भी सिएटल 2 दिन पहले पहुंचने की अनुमति मिलेगी या नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र ने अपने पिछले मुकाबले के बाद सीधे सिएटल जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए फीफा ने यह अनुरोध स्वीकार करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मिस्र की टीम को अपने बेस कैंप लौटना पड़ा। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि क्या सभी टीमों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है या फिर परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं। फीफा विश्व कप को हमेशा खेलों का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, लेकिन इस बार कई राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी इसके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की टीम का पहला मामला केवल फुटबॉल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच जटिल संबंधों, सुरक्षा चिंताओं, युद्ध के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की झलक भी दिखा रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका द्वारा दी गई इस अतिरिक्त यात्रा सुविधा से ईरानी टीम को कितना फायदा मिलता है और क्या इससे दोनों देशों के बीच तनाव कुछ कम होता है या नहीं। फिलहाल दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की नज़र सिएटल में होने वाले अगले मुकाबले पर है, जहां मैदान के अंदर खेल का रोमांच होगा और मैदान के बाहर राजनीति और कूटनीति की चर्चा भी जारी रहेगी। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।